हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रैश कोर्स। आज हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं क्रैश कोर्स के बारे में। और क्रैश कोर्स में जो सिलेबस चल रहा है, कंटिन्यू वीडियो अपलोड करते हैं। आप लोग सीरियल वाइज वीडियो को देखते रहिए, यानी लगभग पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आप लोग का एग्ज़ाम से पहले। तो आप लोग इसको मिस मत करिएगा। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बताएंगे। एक चैप्टर का लेक्चर जैसे ही एंड होता है, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बताएंगे चैप्टर वाइज, राइट। जैसे एक चैप्टर समाप्त होगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताना शुरू करें। तो इसमें आप कंटिन्यूटी बनाकर रखिए। और आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट। ठीक है, फॉर्मेट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। यहाँ पर जिस क्लब का बन रहा हो उसका नाम लिखा जाएगा। फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर हो या मार्च हो, 2022 हो या 23 हो, ठीक है, जो भी हो वो इसमें। फॉर्मेट बनाना बड़ा टफ होता है, वो भी डिजिटली बनाना होता है ना, बड़ा और टफ हो जाता है, क्योंकि डिजिटली एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो पैड होता है, राइटिंग पैड, उस पे इनको सीधा चला पाना बहुत मुश्किल होता है। चलिए, तो ये फॉर्मेट हम लोग का निकल के आ गया, मतलब जो भी फॉर्मेट ड्रॉ करना था फॉर्मेट हो गया। अब इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है, और ये एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जैसे ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो वो अपने पूरे वर्ष के दौरान में करेंट ईयर का अगर प्रॉफिट और लॉस पता करना होता है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है। लेकिन हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना सकते, इसके पीछे रीज़न है। इसलिए क्योंकि हमारा जो कंपनी होता है वो कौन सा होता है, तो ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है, क्योंकि इसका मेन पर्पस, यानी मेन पर्पस नहीं, इसका पर्पस होता ही नहीं है प्रॉफिट अर्निंग करना, इसलिए ये प्रॉफिट का कैलकुलेशन नहीं करता है। बट इनकम और एक्सपेंस तो करता ही है। विदाउट इनकम और विदाउट एक्सपेंस तो ये कोई सर्विस प्रोवाइड कर ही नहीं सकता है। ठीक है, जो भी कंपनी हो, चाहे जो भी ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर सर्विस प्रोवाइड करना चाहता है तो उसके लिए एक्सपेंस और इनकम तो होगा ही होगा। बिना इनकम के एक्सपेंस नहीं हो सकता है, राइट। उसी तरह से इसको भी अपने इनकम और एक्सपेंडिचर्स का पता लगाना पड़ता है कि इस वर्ष के, यानी किसी पर्टिकुलर ईयर में कितना रिसिप्ट हो, कितना इनकम हुआ है और कितना एक्सपेंस हुआ है, इसको पता लगाना पड़ता है, राइट। तो इससे पहले इनकम और एक्सपेंस दो टाइप के होता है, हम आप लोग को एक वीडियो में समझा चुके हैं। अगर आपको दिक्कत हो तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, राइट। यानी कंटिन्यू अगर देखते हैं तो सारा चीज़ क्लियर रहेगा कि रिसिप्ट और पेमेंट, रिसिप्ट या सॉरी इनकम और एक्सपेंस या रिसिप्ट और पेमेंट दोनों दो टाइप के होते हैं। ये क्या होते हैं, मतलब एक होता है रेवेन्यू और एक होता है कैपिटल। रेवेन्यू एक्सपेंस या रेवेन्यू इनकम जो है, ये उस टाइप के होते हैं जो बार बार आते रहते हैं।
इसका नेचर जो होता है रिक्यूरिंग नेचर होता है और ये रिपीटिंग यानी रिपीट होते रहता है, वन अकाउंटिंग पीरियड में कई बार आता है, तो इसको हम लोग रेवेन्यू आइटम्स कहते हैं, रेवेन्यू इनकम या रेवेन्यू एक्सपेंस। उसी तरह से कैपिटल इनकम या कैपिटल एक्सपेंस होता है, इसका नेचर होता है नॉन रिक्यूरिंग, ठीक है, या फिर नॉन रिपीटिंग कह सकते हैं। ये अकाउंटिंग पीरियड के किसी पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में ये एक ही बार आता है, दोबारा नहीं आता है, ठीक है। तो इस तरह के जो भी आइटम्स होंगे उनको हम लोग कैपिटल आइटम्स बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक बार किसी मशीनरी को परचेज कर लेते हैं तो वही मशीनरी उसी अकाउंटिंग ईयर में नहीं परचेज करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो मशीनरी हमारे पास एक बार परचेज होके आता है तो वो लॉन्ग पीरियड के लिए हमारे बिजनेस में एग्जिस्ट होता है यूज के लिए, राइट, यानी उस बहुत लंबे समय तक वो यूजेबल रहता है। तो ईयर बाय ईयर वो हमारे कंपनीज में कई ईयर तक रहता है, कई सालों तक रहता है। तो आई होप कि ये कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर समझ में आ गया हो। चलिए, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है इसमें शो किया जाता है, ऑप्शन में दे देगा रेवेन्यू आइटम्स को, कैपिटल आइटम्स को, सी में दे देगा बोथ, डी में दे देगा नॉन ऑफ दीज। तो आप कौन से आइटम्स को इसमें रिकॉर्ड करते हैं ये बताइए। तो अभी हम क्लियर किए कि भाई इसमें जो होता है ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ये किसी पार्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर के जितने भी लाभ, सॉरी जितने भी इनकम और जितने भी एक्सपेंस होते हैं उसी का ये पता करते हैं। तो ये केवल इसमें करंट ईयर का ही शो होगा, लेकिन ये रेवेन्यू आइटम्स को ही शो करते हैं, कैपिटल आइटम्स को इसमें शो नहीं किया जाता है। तो फिर कैपिटल आइटम को शो कहाँ किया जाता है? तो कैपिटल आइटम को शो किया जाता है बैलेंस शीट में, ठीक है, इसमें शो किया जाता है बैलेंस शीट में, राइट। तो अब आप लोग ये क्लियर हो गया, आप लोग का क्लियर हो गया होगा कि रिसिप्ट एंड पेमेंट सॉरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन से आइटम्स को रिकॉर्ड किया जाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ओनली रेवेन्यू आइटम्स को ही रिकॉर्ड किया जाता है। अब रेवेन्यू आइटम्स क्यों बोल रहे हैं, एक्सपेंस या इनकम क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो रेवेन्यू आइटम्स में ही क्या आते हैं, रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू एक्सपेंस आता है। तो इसमें दो साइड होता है और दोनों साइड में हमें लिखना पड़ता है। एक साइड में लिखेंगे इधर एक्सपेंडिचर, यदि इधर हम लिख रहे हैं एक्सपेंडिचर उधर ही एक्सपेंडिचर होता है, अपना से नहीं बना दीजिएगा कि हाँ राइट साइड में हम एक्सपेंडिचर कर दें, ठीक है, जहाँ होता है वहीं लिखना चाहिए। यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5, ध्यान रखिएगा। इसमें ओपनिंग कैश, कैश क्या होता है, कैश जो होता है ना वो एक्सपेंडिचर नहीं होता है, इनकम नहीं होता, वो हमारे लिए संपत्ति होता है यानी एसेट होता है। इसलिए कैश को हम लोग इसमें रिकॉर्ड नहीं करते हैं, राइट। तब इसमें रिकॉर्ड क्या करते हैं, तो जितने भी ऑल रेवेन्यू पेमेंट्स, ऑल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर रिकॉर्डेड ठीक है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, क्योंकि हम लिखना जो चाह रहे हैं ना वो मीनिंग आपको समझ में आ जाना चाहिए ताकि आपको एग्जाम में कुछ प्रॉब्लम ना हो। इस फॉर्मेट को देखकर ही बहुत सारे क्वेश्चन आप सोल्व कर लें, यानी इस फॉर्मेट को याद करके ही, राइट। चाहे वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो या शॉर्ट क्वेश्चन हो या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, हम बताएंगे कि इस फॉर्मेट से कैसे आपका वो एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर मिल पाएगा, ठीक है। पहले फॉर्मेट को क्लियर कर लेते हैं।
ऑल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर रिकॉर्डेड, जितने भी एक्सपेंडिचर होंगे वो रिकॉर्ड किया जाएगा, वाट एवर पेड इन कैश और नॉट। ठीक है, ऑल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू, देखिए यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हो गया है, इसको सुधारते हैं। ठीक है, ऑल रेवेन्यू आइटम्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स रिलेटिंग टू करेंट ईयर, करेंट ईयर। ठीक है, ऑल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स रिलेटिंग पे लिखना है टू, रिलेटिंग टू करेंट ईयर। ठीक है, ऑल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू करेंट ईयर रिकॉर्डेड। ठीक है, ईयर आर recorded in this side, in this side, इस साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, वाट एवर पेड इन कैश और नॉट। जरा ध्यान देंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, बहुत बड़ा बात लिखा हुआ है, इसको समझना है। ऑल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स रिलेटिंग टू करेंट ईयर आर रिकॉर्डेड इन दिस साइड, वाट एवर पेड इन कैश और नॉट। देखो, इसमें इसी से पता चल जाएगा कि भाई इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो भी आइटम्स रिकॉर्ड किए जाते हैं वो ओनली करेंट ईयर से रिलेटेड ही होते हैं, और इसमें रिकॉर्ड जो किए जाते हैं ओनली कैश ट्रांजैक्शन को नहीं किया जाता है, ये इसमें क्रेडिट ट्रांजैक्शन को भी रिकॉर्ड करते हैं। जब भी ये लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है, गौर करिए तो पता चलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है पेड इन कैश और नॉट। ठीक है, या तो पेड किया गया हो कैश में या चाहे नहीं किया गया हो, अगर वो करेंट ईयर से रिलेटेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो एक्सपेंडिचर साइड में उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। राइट, आई होप कि ये क्लियर हो चुका होगा आपका टॉपिक, कि जो भी करेंट ईयर से रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स हो उसको इस अकाउंट्स के साइड में, एक्सपेंडिचर साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा, चाहे वह पेड किया गया हो कैश में या फिर पेड करना बाकी हो या फिर नहीं किया गया हो। राइट, ठीक है, उसी तरह से सेम आपको इसमें भी होगा इनकम साइड में, ऑल ऑल रेवेन्यू इनकम या रिसिप्ट, इनकम ही लिखते हैं, ऑल रेवेन्यू इनकम रिलेटिंग टू करेंट ईयर आर रिकॉर्डेड
are recorded in this side whatever received in cash or not। इसमें उन सभी रेवेन्यू इनकम्स को रिकॉर्ड किए जाएंगे जो करेंट ईयर से रिलेटेड हो। ठीक है, हो करेंट ईयर से रिलेटेड हो, चाहे वो कैश में रिसिप्ट हुआ हो या नहीं हुआ हो, इससे हम मतलब नहीं है। अगर वो करेंट ईयर से रिलेटेड है तो उसको हम इसमें रिकॉर्ड करेंगे। समझ में आ रहा है? और करेंट ईयर से रिलेटेड नहीं है तो उसको हम इसमें रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, तो इतना करने के बाद अब इसमें निकलता क्या है, इसको बनाने का मेन पर्पस क्या होता है, राइट? इसको हम लोग जान ले थोड़ा सा। देखिए, अब इधर एक है एक्सपेंडिचर साइड और एक है इनकम साइड। अब इनकम ज़्यादा तो एक्सपेंडिचर साइड कम होगा, इनकम ज़्यादा होगा तो सरप्लस होगा। अगर मान लो आपके पास इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंस कम हो रहा है तो बचत होगा ना, तो उसको बोलते हैं सरप्लस। इसको कहते हैं बैलेंसिंग फिगर। ये निकलेगा, ठीक है, इसी को निकाला जाएगा। तो इधर इनकम साइड ज़्यादा हो रहा था तो इधर लिख दिए। ठीक है, ये बैलेंसिंग फिगर यानी इस टोटल में से इसको ऊपर वाले को जितना रिसिप्ट होगा उसको घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। अगर इन केस आप ये समझो कि जैसे इनकम साइड ज़्यादा हो रहा था वैसे एक्सपेंडिचर साइड भी तो ज़्यादा हो सकता है, तो एक्सपेंडिचर साइड जब ज़्यादा होगा तो ये वाला चीज़ नहीं इधर लिखाएगा। समझ में आ रहा है? इधर एक्सपेंडिचर साइड को टोटल करेंगे यहाँ पे और यही अमाउंट फिर यहाँ लिखेंगे उल्टा। तब पहले इधर का टोटल करके उधर लिखते थे, यानी जिधर ज़्यादा रहेगा उधर का टोटल करके उसके अपोजिट साइड में लिख दो और लिखने के बाद उधर वाले के जितने भी अमाउंट है उसको घटा दो। तो इधर यानी एक्सपेंडिचर साइड में अगर घटाते हो कम होता है तो सरप्लस आता है, इनकम साइड में कम आता है तो डेफिसिट होता है। क्या होता है? डेफिसिट। अगर ये गलती लग रहा है तो इसको सही क्लियर वे में लिखते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डेफिसिट। अब ये भी निकला है तो बैलेंसिंग फिगर से ही निकला है, तो इसके सामने भी लिख दो बैलेंसिंग फिगर। वैसे ही सेम कंडीशन है, आप लोग तो बहुत सारा निकाले भी है। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा, कन्फ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं है इसमें। और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और बैलेंस शीट का फॉर्मेट नहीं बताने वाले क्योंकि बैलेंस शीट के फॉर्मेट सब कोई जानता ही है। ठीक है, फिर भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही।